श्री अशोक कुमार विश्वास, लोक चित्रकला। विश्वास जी आज हमारे साथ हैं। अभी हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। आज हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके सफ़र के बारे में जानेंगे। टेक्निक है, लकड़ी पर एनामल पेंट चढ़ाकर उसको सुखाया जाता है, उस पर सैंड पेपर से रगड़ा जाता है। यही काम करीब करीब 4 से 5 बार किया जाता है। करने के बाद जाकर एक प्लेट तैयार होता है। प्लेट के ऊपर जब हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात रहता है कि डिज़ाइन को हम इस ढंग से बनाएंगे ताकि बिहार का जो संस्कृति है पूरा दुनिया को नमस्कार, सृजन सफ़र के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये चैनल मूलतः साहित्य, संस्कृति और नेतृत्व को समर्पित है। साहित्य और संस्कृति की दुनिया के नेतृत्वकारी व्यक्तित्वों और ऐसी शख्सियतों से हम आपका परिचय कराते हैं ताकि आप उनकी रचनात्मक यात्रा से परिचित हो सकें, उनके सृजनात्मक सफ़र से वाकिफ़ हो सकें। ये हम लोग के लिए आज सौभाग्य की बात है कि आज बिहार में टिकुली कला के जो प्रतीक बन चुके हैं, जिनसे पहचाना जाता है ये कला, अशोक विश्वास जी आज हमारे साथ हैं। अभी हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। आज हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके सफ़र के बारे में जानेंगे और आज टिकुली कला की दुनिया में क्या कुछ घट रहा है हमें इसे जानेंगे। अशोक विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहते कि आपका इस कला से जुड़ाव कैसे हुआ? कला से तो बचपन से ही लगाव था मुझे। डेहरी ऑन से मेरा बर्थ प्लेस है, जो बिहार का एक छोटा सा जगह है रोहतास जिला में। तो बचपन से ही लगाव था और पेंटिंग करते रहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था। पिताजी कंपाउंडर थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। तो हम लोग 7 भाई बहन, इन लोगों को पढ़ाई लिखाई के साथ आगे बढ़ाना पिताजी के लिए बड़ा समस्या का बात था। तो मैट्रिक पास करने के बाद हम लोग को बोला गया कि सब कोई अपना अपना जो ये है पढ़ाई लिखाई है, ये सब खुद ही ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे भैया एक साइन बोर्ड का दुकान था, उसमें हम पेंटिंग करने लगे और बैनर लिखना, साइन बोर्ड लिखना, ये सब काम करने लगे। तो उससे जो अर्न करते थे उससे हम अपना खर्चा चलाते थे। लेकिन मैट्रिक पास करने के बाद में BHU से, शांति निकेतन से कॉल आ गया कि आप अगर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि हमको भेज सके। लेकिन उपेंद्र महाती संस्थान में हमको मौका मिल गया टिकुली आर्ट सीखने के लिए, मेरे एक दोस्त के बदौलत। तो हम पटना चले आए। पटना आकर के टिकुली पेंटिंग का ट्रेनिंग लेने लगे 1973 में। और फिर वहाँ से आज तक 50-51 साल हो गया इस काम को कर रहे हैं। तो पहले जब 73 में ट्रेनिंग लिए थे, उस वक्त हम अकेले ट्रेनिंग लेकर के मेरे घर पर डेहरी से वापस गए और अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसका ट्रेनिंग दे दिए। तो उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन हम लोग करने लगे। साथ साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग थे जो इस काम को सीखना चाहते थे, उनको और उनके परिवार वालों को भी सिखाएं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा ग्रुप बन गया। जिसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि 1982 में जो एशियन गेम्स हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी टिकुली पेंटिंग को ही सिलेक्ट किए थे और करीब करीब 20,000 पीस का प्रोडक्शन करने के लिए हमको दिया गया था। तो चूँकि मेरा ग्रुप बना हुआ था तो 1 साल पहले ये ऑर्डर आ गया था। तो हम लोग इस काम को पूरा किए, जिससे जो हमारे लिए, बिहार के लिए बहुत सम्मान का बात रहा है और हम लोग इस काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन 1984 के बाद ऐसा मौका आया। बस ये अभी आपने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1982 में जो एशियाड हुआ, खुद सेलेक्ट किया इसको बतौर स्मृति चिन्ह देने के लिए। इस कला को खुद अपने हाथ से सिलेक्ट किए थे। जो हमको बताया गया था, हमारे जो डायरेक्टर हैं वो इस बात को बताए थे, क्योंकि उनके पास चिट्ठी आया था कि शेड में टिकुली पेंटिंग को ही दिया जाएगा गिफ्ट के रूप में, जितने भी एथलीट इंडिया आए थे उन सभी को। तो हमारे लिए बहुत गौरव का बात रहा है और इस काम को पूरा करने से बहुत सम्मान मिला, हम लोगों को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिला, टिकुली पेंटिंग को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। लेकिन 84 के बाद गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी था जिसमें बदलाव आ गया। मार्केटिंग सपोर्ट जो करते थे वो विड्रॉ कर लिया गया, जिसकी वजह से जितने भी लोग टिकुली पेंटिंग करते थे वो लोग अपने अपने काम में चले गए, मतलब दूसरा काम में चले गए, टिकुली पेंटिंग छोड़ दिए। चूँकि हमको बचपन से ही लगाव था पेंटिंग के प्रति, तो हम इस काम को करते रहे, मार्केटिंग का कोशिश किए, जगह जगह जाकर के सप्लाई देने का कोशिश किए, लेकिन वो छोटे तौर पर हम कर पा रहे थे। इसमें उसके बाद क्या हुआ
कि हम सोचे जैसे अभी आपने बताया कि 1982 में आपको एशियाड का इतना बड़ा काम मिला और 84 में राज्य का समर्थन वापस ले लिया गया, तो क्या ये राजनीतिक कारण था या क्या वजह? नहीं, कोई राजनीतिक कारण नहीं था। वो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है बीच बीच में बदलता रहता है, तो इसमें हुआ होगा, तो इसमें कुछ करने का नहीं था। तो जितने या ये बिहार सरकार ने ये किया या केंद्र सरकार? ना बिहार सरकार का सपोर्ट था। ये मार्केटिंग सपोर्ट जो होता है, जितने भी अच्छे कलाकार रहते थे, जैसे हम ट्रेनिंग लिए 73 में, क्योंकि ऑयल पेंटिंग पर मेरा अच्छा कमांड था, बहुत पहले से हम साइन बोर्ड पेंटिंग करते थे ऑयल पेंट से, जिसकी वजह से बहुत जल्द हम ट्रेनिंग पूरा कर लिए। पूरा करने से मेरा सिलेक्शन हो गया। जितने भी अच्छे कलाकार होते थे उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता था और उन लोगों को रेगुलर बेसिस पर काम दिया जाता, सालों भर काम दिया जाता था। चूँकि मेरा आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हमको जब काम मिला तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का बात रहा है कि हमको इस तरह का काम मिलने लगा और आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधर गया। लेकिन 84 के बाद स्थिति खराब हो गया और जो टिकुली पेंटिंग था वो डाइंग आर्ट के रूप में जाना जाने लगा। हम घर घर जाकर ट्रेनिंग देने लगे। हम सोचे कि इस कला को जिंदा करना चाहिए, घर घर जाकर ट्रेनिंग देने लगे। उस बीच हमको नौकरी भी मिल गया 82 में, और नौकरी भी करते रहे। और छुट्टी के दिन किस विभाग में नौकरी था? ESI कॉर्पोरेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट का ESI कॉर्पोरेशन में मेरा नौकरी लग गया 82 में। और हम काम भी करते रहे और नौकरी भी करते रहे, लेकिन छुट्टी के दिन में हम ट्रेनिंग देते रहे, अपना काम भी करते रहे, पेंटिंग भी करते रहे, पेंटिंग को कभी छोड़े नहीं। और पटना जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ ग्रुप बनाए, गांव-गांव में जाकर के ग्रुप बनाए, वहाँ जाकर सैटरडे संडे को ट्रेनिंग देने लगे। और ट्रेनिंग देने से बहुत सारे ये लोग तैयार हो गए, स्टूडेंट तैयार हो गए, अच्छा प्रोडक्शन करते थे। चूँकि गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि अगर आर्ट के प्रति आपका लगाव है, अगर आर्ट कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है। इसलिए नौकरी में रहते हुए भी हमको बहुत सारा फैसिलिटी मिला, जिससे हम इस काम को आगे बढ़ा पाएँ। लेकिन मेरे डायरेक्टर जो थे ESI कॉर्पोरेशन को, वो बताए कि अगर आप नौकरी करते हैं और ये भी काम करते हैं तो दोनों में आपको दिक्कत होगा। तो 20 साल नौकरी करने के बाद आप चाहें तो रिजाइन कर सकते हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो उनका सुझाव बड़ा अच्छा लगा कि 20 साल हम कंप्लीट किए ताकि हमको जो सरकार का बेनिफिट है वो मिल सके। और उसके बाद फिर हम वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिए 20 साल काम करने के बाद में। उसका फुल फ्लेज जब इसमें आ गए तो बहुत अच्छे ढंग से इस काम को करने लगे। और 96 में जाकर के पहला एग्जीबिशन मेरा दिल्ली हाट में हुआ, जो हम अपने पत्नी के साथ गए थे। शिवानी विश्वास मेरी पत्नी है, जो भरपूर सहयोग करती है इस काम में, और उनके साथ दिल्ली जाकर के एग्जीबिशन किए तो बहुत सक्सेसफुल रहा वो एग्जीबिशन, मनोबल भी बढ़ा। और जिसकी वजह से आगे जितना भी एग्जीबिशन आया उसमें हम काम करते रहे, जाते रहे। और भारत सरकार का एक प्रॉमिस किए थे वो लोग, कमिश्नर साहब के पास जब हम गए थे टिकुली पेंटिंग लेकर के, तो वो लोग प्रॉमिस किए थे, इतना अच्छा पेंटिंग है, ये डाइंग आर्ट था, इसको आप रिवाइव किए हैं और आगे करते रहें काम, और इसके लिए आपको हर किस्म का सपोर्ट हम लोग देते रहेंगे। तो ऐसा सपोर्ट हमको मिलते रहा, जिसकी वजह से इंडिया में करीब 100 से ज़्यादा एग्जीबिशन हम कर चुके हैं। और इंडिया रिप्रेजेंट हम बाहर जाकर, विदेश में जाकर के 4 बार कर चुके हैं, जिसमें साउथ कोरिया गए, सियोल गए, भूटान गए, सार्क कंट्री का इंटरनेशनल एग्जीबिशन था, उसके बाद स्पेन गए मैड्रिड में, उसके बाद मॉरिशस गए। तो इस तरह का एग्जीबिशन करते रहें। और साथ में लंदन में भी मेरा एग्जीबिशन हुआ, जिसमें बिहार सरकार का पर्यटन विभाग द्वारा ये एग्जीबिशन लगाया गया था। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का बात रहा है कि टिकुली आर्ट पूरा दुनिया भर में फैला, और इस काम को करने वाले में भी बहुत लोग ऐसे शामिल हुए जो बिल्कुल गरीब स्तर के थे। मेरा एक करना है तो क्यों नहीं हम गांव-गांव में जाकर के इसका ट्रेनिंग दे, जहां बहुत सारे ऐसे महिला है, पढ़े लिखे नहीं हैं, घर में चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको रोज़गार चाहिए। तो अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं तो लोग रोज़गार करने के लिए आएंगे ही, सीखेंगे भी, और साथ साथ रोज़गार भी मिलेगा उनको, और साथ साथ ये कला भी आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा ये हुआ, रिजल्ट इसका हुआ कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े। करीब करीब 8000 महिलाओं को हम इस 50 साल में हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, और जो लोग अपने स्तर पर अभी भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और मेरे अंडर में जितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं या पहले ले चुके हैं, वो लोग इतने अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं कि जिनको मेरे जितना भी स्टूडेंट है उसमें से 9 लोगों को स्टेट अवार्ड मिला है। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपने 8000 लोगों को प्रशिक्षित किया, और उन प्रशिक्षित पाए हुए लोगों में 9 लोगों को राज्य स्तर का सम्मान मिला। तो अभी तक 10 लोगों को स्टेट अवार्ड मिला है, जिसमें से हमको छोड़कर 9 लोग हैं और 9 मेरे स्टूडेंट हैं। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य का बात है कि स्टूडेंट लोग कितना मन लगाकर इस काम को
कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में पटना में इस काम को किया जा रहा है। लेकिन जितने लोग हैं, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसा भी लोग हैं जो पटना से बाहर चले गए हैं, वहाँ शादी होकर के वहाँ चले गए। बॉम्बे में कुछ लोग हैं, बड़ौदा में हैं, बेंगलोर में हैं, कोलकाता में कई लोग हैं, चेन्नई में हैं, बहुत सारा जगह हैं जहाँ पर ये लोग जाकर इस काम को कर भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा सपोर्ट हमको मिला। ये थोड़ा बताइए अशोक जी, ये जो टिकुली कला है या टिकुली आर्ट, ये इसकी पैदाइश कहाँ हुई? और ये आपने बताया कि मैंने 1973 से आपका जुड़ा हुआ, तो उसके पहले इसका क्या थोड़ा सा हिस्ट्री उसके बारे में बताओ। हाँ, टिकुली से लोग समझते हैं कि टिकुली मतलब बिंदी, जो सही है। पहले बिंदी ही बनता था, पहले बिंदी बनता था कांच के ऊपर में गोल्ड फॉइल चढ़ाकर। और ये कहा जाता है कि मौर्य पीरियड से ये काम चलता आ रहा है, लेकिन उस वक्त बिंदी का ही प्रोडक्शन होता था और बिंदी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था। पटना सिटी में करीब 5000 कारीगर थे जो इस काम को करते थे। पतला कांच का टुकड़ा लेते थे, उसका कटिंग होता था, कटिंग करके उस पर गोल्ड फॉइल चढ़ाया जाता था। गोल्ड फॉइल चढ़ाकर उस पर बांस का नुकीला पेंसिल से उस पर कलाकारी होता था जो औरतें करती थी, और इसका इस्तेमाल बिंदी के रूप में ही होता था। लेकिन मेरे गुरुजी लाल बाबू गुप्ता जो इसी परिवार के थे, उनके पूर्वज बिंदी का ही निर्माण करते थे और वो पूरे देश भर में सप्लाई भी करते थे। लेकिन लाल बाबू गुप्ता जब इस काम को करते थे बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आ जाने से बिंदी का डिमांड घटने लगा और इसका कॉस्ट भी बढ़ा हुआ था गोल्ड फॉइल की वजह से, जिसकी वजह से इसमें बदलाव आना जरूरी था। लाल बाबू गुप्ता जी का सोचना था कि अगर इसके स्वरूप में बदलाव किया जाए, मटेरियल में इसका चेंज किया जाए, तो हो सकता है कि हमारा जो रोजी रोटी है फिर से हमको मिलने लगेगा और बड़े संख्या में इसका डिमांड बढ़ेगा। तो उनके मन में आया छोटा कांच के टुकड़ा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बड़ा कांच का टुकड़ा ले लिए और उस पर गोल्ड फॉइल चढ़ाकर जिस टेक्निक से हम लोग बिंदी बनाते हैं उसी टेक्निक से हम लोग बड़ा पेंटिंग भी बनाए। तो पहला स्टेज में बिंदी बनता था, दूसरा स्टेज में बड़ा कांच का टुकड़ा लिए वो लोग और उस पर कलाकारी करने लगे गोल्ड फॉइल चढ़ाकर। टेक्निक वही था, कारीगर वही थे, जगह वही और मटेरियल भी हुई, जिसकी वजह से लोग जानते थे कि टिकुली का काम हो रहा है। इसे कहते कहते जाकर के ये टिकुली पेंटिंग के रूप में उभर कर आ गया दूसरे स्टेज में। तीसरे स्टेज में गोल्ड फॉइल जो कि कॉस्टली होता था, जिसकी वजह से वो सोचे कि गोल्ड फॉइल सोने की पत्तियाँ, हाँ गोल्ड फॉइल सोने की पत्तियाँ जो होती थी, तो वो कॉस्टली होने की वजह से उसका जो कॉस्ट होता था ज़्यादा होता था। तो लाल बाबू गुप्ता के दिमाग में आया क्यों नहीं हम गोल्ड फॉइल के बदले एनामेल पेंट का इस्तेमाल करें। तो तीसरा स्टेज में कांच पर एनामेल पेंट से काम होने लगा और 1954 में बिहार का नामी कलाकार पद्मश्री उपेंद्र महाती जापान गए थे और उस वक्त दीघा में उपेंद्र महाती शिल्प अनुसंधान जो अभी है, उस वक्त शिल्प अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था, इसका स्थापना हो चुका था। और लाल बाबू गुप्ता जब वहाँ पर ट्रेनर के रूप में अपॉइंट किए गए तो उपेंद्र महाती जापान गए थे। उस वक्त जापान जाकर के वो देख कर आए कि जब जापानीज़ लोग लकड़ी पर एनामेल पेंट चढ़ा करके बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में आया मेरे यहाँ पटना में टिकुली पेंटिंग जो होता है कांच पर एनामेल पेंट से होता है, कि उन्हें कांच को बदल करके अगर लकड़ी ले आते हैं तो इसका खूबसूरती भी बहुत बढ़ जाएगा और साथ साथ इसका कॉस्ट भी घटेगा और इसको कैरी करने भी आसान होगा। तब वो जब पटना आए, पटना आकर लाल बाबू गुप्ता को ट्रेनिंग दिए किस ढंग से लकड़ी पर हम इस काम को कर सकते हैं एनामेल पेंट से। मोटिव जो होता था डिफरेंट टाइप का मोटिव होता था, जिसमें कुछ मधुबनी पेंटिंग का भी मोटिव होता था, पटना कलम का भी होता था, रियलिस्टिक पेंटिंग का भी होता था, फाइन आर्ट के भी होता था। बहुत किसी का मोटिव लेते थे, खाली उद्देश्य यही रहता था कि बिहार का जो कल्चर है उस कल्चर को हम पूरे दुनिया भर को दिखाएं। तो उस ढंग से ये जो कला है इसका जो स्वरूप में बदलाव आया, साथ साथ इसके मटेरियल में भी बदलाव आया और उसी ढंग से ये आज भी आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो टेक्निक है, लकड़ी पर एनामेल पेंट चढ़ाकर उसको सुखाया जाता है, उस पर सैंड पेपर से रगड़ा जाता है। यही काम करीब करीब 4 से 5 बार किया जाता है। करने के बाद जाकर एक प्लेट तैयार होता है। प्लेट के ऊपर जब हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात रहता है कि डिज़ाइन को हम इस ढंग से बनाएंगे ताकि बिहार का जो संस्कृति है पूरा दुनिया भर जाने, और बिहार का जो बनाने का टेक्निक, हम लोग का पेंटिंग करने का जो टेक्निक है उसी टेक्निक को हम अपनाएं। तो हमारा जो पेंटिंग होता है ड्रॉ करने के पहले दिमाग में रहता है कि हमारा जो पेंटिंग है इस पर पटना कलम का थोड़ा प्रभाव है
उससे हम लोग इंस्पायर्ड है। मधुबनी पेंटिंग बिहार का है, उससे भी हम लोग थोड़ा इंस्पायर्ड है, जिसकी वजह से कुछ झलक रहता है इस पेंटिंग में, कुछ झलक रहता है, लेकिन उसका कॉपी नहीं है। साथ साथ जापानीज टेक्निक का भी इसमें समावेश है। इसी तीनों टेक्निक को लेकर के तब टिकुली कला अपना अस्तित्व बना करके आगे बढ़ रही है। तो जब हम लोग पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, तो संस्कृति को ध्यान में रख कर करते हैं, जिसमें हमारा धर्म का रहता है, जिसमें राम सीता का रहता है, राधा कृष्ण का रहता है, बहुत सारा पर्व त्यौहार जो है हमारा रहता है, जैसे हमारा होली, छठ, दशहरा, इस सब को हम इस पर दर्शाते हैं। या फिर हमारा रीति रिवाज जो हो गए, जैसे शादी में जो होता है उस तरह की चीज़ को हम ड्रॉ करते हैं। और साथ साथ हमारा जो रहन सहन हो, गांव का जो रहन सहन है, उसको हम लोग इस पर दर्शाते हैं। लेकिन टेक्निक जो है हम जो ड्रॉ करते हैं उसमें एक खासियत है, जो फिगर हम बनाते हैं बिल्कुल प्रोपोर्शन उसका सही रहना चाहिए। जैसे हेड जितना बड़ा होगा उतना बड़ा उसका बॉडी होना चाहिए। जैसे हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम देखें राजस्थानी पेंटिंग में, पहाड़ी पेंटिंग में भी इस तरह का चीज़ को दर्शाया गया है। तो हम लोगों का है कि मिनिएचर टाइप का पेंटिंग बनेगा, बिल्कुल प्रोपोर्शन को सही रखेंगे। जो दूसरे पेंटिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि उसको उस प्रोपोर्शन को मेंटेन किया जाए, जिसकी वजह से हमारा जो लुक है बिल्कुल अलग ये रहता है। लेकिन हम इतना सिंपल ढंग से इस चीज़ को बनाते हैं, क्योंकि इस कला को हमको आगे बढ़ाना है और गांव के महिलाओं को ट्रेनिंग देना है, जो जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको ट्रेनिंग देकर के कला को आगे बढ़ाना है। दूसरे लोग जो चाहते हैं क्या हम बना रहे हैं उसको समझना है, ना कि बहुत कलाकारी उसमें हो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत आर्टिस्टिक बना देंगे तो गांव की महिला उतना आर्टिस्टिक, उतना टफ डिज़ाइन बना नहीं पाएंगे। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बनाते हैं जिसको समझने में किसी को भी आसानी होगा, चाहे देश में हो विदेश में हो, कोई भी इसको समझ जाएंगे और लोग उसी को लाइक करते हैं। क्योंकि हम जितना भी एग्जीबिशन किए हैं, जितना भी आर्टिस्टिक डिज़ाइन था, लोग उसको छांट दिए, बोले कि ये इसका ज़रूरत नहीं, आप जितना सिंपल बनाएंगे लोग उतना पसंद करेंगे। और उसको पसंद भी कर रहे थे। 100 से ज़्यादा एग्जीबिशन करने के बाद करीब करीब हम समझ लीजिए कि 1 लाख लोगों से मिल चुके हैं और उनका राय भी लिया है। उनका कहना कि जितना आप सिंपल बनाइएगा उतना लोग पसंद करेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाइएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम इसका डिज़ाइन करते हैं। अब जैसे आपने बहुत दिलचस्प बात बताई कि इसमें मधुबनी पेंटिंग का प्रभाव है, पटना कलम का प्रभाव है और तकनीक हमने जापानी टेक्निक का इस्तेमाल किया। तो अभी आपने एक बात कही कि हम कोशिश करते हैं कि बिहार की संस्कृति कल्चर को इसमें आ गया। तो बिहार की कौन सी छवियाँ, एक तो आपने छठ का नाम लिया, उसके अलावा और बिहार की कौन सी छवियाँ इन पेंटिंग्स में आती हैं? जैसे सबसे ज़्यादा हम लोग बनाते हैं, जैसे गांव में औरत लोग जैसे कुआं से पानी भर रही है या खेत में काम कर रही है, गाय का दूध दो रही है या फिर ओखली है, मटका है, इस तरह का बहुत सारा ऐसा चीज़ है। जनजीवन जो हमारा है, हमारा गांव का जो जीवन का जो लिविंग स्टाइल है, उस ढंग से हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं। साथ में राधा कृष्ण में बहुत अच्छा मतलब हम लोग ये करते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का देखे हैं पूरे जितना भी एग्जीबिशन गए हैं सबसे ज़्यादा डिमांड राधा कृष्ण का रहा है, गणेश जी का रहा है। तो हम लोग बिहार का जो स्टाइल है, जिस ढंग से हम लोग पेंटिंग करते हैं, उस स्टाइल में हम राधा कृष्ण का पूरा जीवनी बनाए हैं, जो कि बिहार म्यूजियम में, मेरा बहुत बड़ा सा एक पेंटिंग बिहार म्यूजियम में टंगा हुआ है और हज़ारों लोग आते हैं और उसको देखते हैं। ऐसा ही देश के कोने कोने में मेरा जो पेंटिंग है गया हुआ है और अच्छे अच्छे जगह में इसको प्रदर्शित किया गया है या टंगा हुआ है, परमानेंट डिस्प्ले है, जिसकी वजह से लोग इसको जानते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और समय समय में सब बदलाव भी हम करते हैं कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि जो पेंटिंग हम बना रहे हैं अभी, जैसे संस्कृति को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा पेंटिंग जो है कला के दिशा में भी आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग समसामयिक कला जो है उस पर भी काम कर रहे हैं, उस पर भी बहुत सारे पेंटिंग बनाए हैं। जैसे औरतें पेड़ से ये करें, तो क्या शहरी जीवन के समकालीन और आधुनिक छवियाँ भी हैं उसमें मौजूद इन पेंटिंग? हाँ, समकालीन जो हम लोग पेंटिंग बना रहे हैं तो उसमें जैसे हमारे शहर से रिलेटेड जो भी घटना होता है, जैसे हमारा स्पोर्ट्स है, ओलंपिक में, जैसे पैरा ओलंपिक में इस तरह का जो मेडल मिला उसको हम लोग दर्शाते हैं। शहर में कि जो हमारा जो रोड हो गया या बिल्डिंग हो गया, इसमें जो इसका जो संरचना हो गया या फिर इसमें जो बदलाव हुआ, इसमें जो डेवलपमेंट हुआ, इसको हम लोग दिखाते हैं। डिफेंस का जो है उसको दिखाते हैं। साथ में हमारे गांव में जितने औरतों को प्राथमिकता दिया जा रहा है या शहर में कैबिनेट में जो औरतों को ये मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, इस सबको भी हम अपना पेंटिंग में दर्शाते हैं। साथ में साइंस जितना डेवलप कर रहा है, स्पेस हो गया या फिर हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ सारे चीज़ को हम लोग दिखाते हैं। गाँव का भी दिखा रहे हैं, अभी जो है शहर का भी दिखा रहे हैं। तो ये अशोक जी, इसके ग्राहक भी मतलब किस तरह के लोग होते हैं? क्या ज़्यादातर सरकारी जो
जो डिमांड होती है, गवर्नमेंट डिमांड, मान लीजिए कोई फंक्शन हो रहा है उसमें बतौर उपहार देने के लिए, तो इसके किस तरह के लोग हैं? क्या सरकार इकलौती एक खरीदार है या आम लोग भी? नहीं, इसका खरीदार ज़्यादातर आम लोग हैं, क्योंकि जितना भी एग्जीबिशन में गए उसमें समझ ले कि 80% हमारा जो डिमांड आम लोगों की तरफ से हुआ। सरकार की तरफ से जो डिमांड रहा बहुत अच्छा रहा। सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं बल्कि देश के मतलब जितने भी स्टेट हैं हर जगह के सरकार का ऑर्डर मिला, और वो बल्क में रहता है। साथ में बहुत सारे ऐसे NGO हैं जो इस काम को करवाते हैं, हमको ऑर्डर देते हैं, और अब पूरे देश भर में नहीं विदेश में भी वो लोग सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जितने कारीगर हैं उनको रेगुलर काम मिलते रहता है। एक ही जगह हमको दिक्कत हो रहा था अभी तक, जिसमें है कि इसका कॉस्ट हम इतना कम रखे हुए थे ताकि हमको रेगुलर काम मिलता रहे। क्योंकि कॉस्ट अगर हम कम रखते हैं तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। क्योंकि अभी ये पेंटिंग जो टिकुली पेंटिंग उभर रहा है, और इसका कॉस्ट अगर ज़्यादा रखेंगे तो साधारण आदमी इसको परचेज नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों तक नहीं जा पाएगा, और लोग इसको जानेंगे नहीं। हमारे कारीगर जो हैं उनको रेगुलर काम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट इसका बहुत कम रखे हैं। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट कम रखने से अभी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम। हाँ, बहुत जैसे जो मार्जिन कम होने से क्या होता है, जो कारीगर काम कर रहे हैं पर डे अगर कम से कम जो स्किल्ड कारीगर है उनको पर डे अगर 1000 रुपया भी नहीं मिलता है तो वो संतुष्ट नहीं होंगे। एक लेबर को भी अभी 600 रुपया मिलता है, लेकिन हमारे कलाकार को 200 रुपये 300 रुपये पर डे अर्न करने का मौका मिलता है। तो ये सही नहीं लगता है, इसलिए इसका कॉस्ट में बदलाव करना होगा। और हम चाहते हैं कि सरकार को भी इस पर ध्यान दे, जितना मेहनत इसमें पड़ता है। अगर हम दूसरे जो भी आर्ट का मटेरियल है या भी हैंडीक्राफ्ट है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा जो मटेरियल कॉस्ट है और जो मेहनत है उस हिसाब से दूसरा कोई भी आर्ट मटेरियल या आर्टिस्टिक वर्क है या हैंडीक्राफ्ट का आइटम है उससे हमारा जो आइटम है वो काफ़ी कम है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका कॉस्ट भी थोड़ा सा इसका जो ताकि ऐसा है कि कोई आम लोग भी अपने घर में सजावट की तरह उसका इस्तेमाल, कॉस्ट इसका जो रिटेल प्राइस है ऐसा होना चाहिए कोई खरीद भी सके, बहुत ज़्यादा दाम भी नहीं बढ़ना चाहिए। और साथ में इसका जो रिटर्न है जो कारीगर है उनको भी मिले, उनको भी अच्छा पैसा मिले, महीना में कम से कम अच्छा आमदनी करे ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा जा सके। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आम आदमी टिकुली कला खरीदना चाहे तो क्या इसके लिए मार्केटिंग के लिए क्या स्टेट की तरफ से सपोर्ट मिलता है या खुद अपने प्रयासों से करना पड़ा? नहीं, इसमें स्टेट का सपोर्ट तो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, MSCM का सपोर्ट रहा है, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। बहुत सारे NGO ऐसे हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और उनका ऑर्डर भी रेगुलर मिलता है। मार्केटिंग सपोर्ट के लिए जैसे मेला का आयोजन, प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, सेमिनार का आयोजन किया जाता है, वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है ताकि लोग इसके बारे में जाने, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा पहल है कि इसका ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी सरकार की तरफ से कराया जाता है। अपने स्तर पर तो हम रोज सालों भर ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, लेकिन जब सरकार की तरफ से होता है तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और उसको आगे बढ़ाने में हमको। इसमें मैं अभी देख रहा था आपके घर में अलग अलग कई आकार के हैं, गोलाकार हैं, आयताकार हैं, काफ़ी कई लंबे काम भी हैं। तो ये आकार निर्धारित क्या डिमांड के अनुसार होता है या फिर कला की अपनी ज़रूरत से? हाँ, जैसे आकार जो है डिमांड के हिसाब से होता है कि कितना बड़ा साइज रखें ताकि कोई भी अपने घर में ले जाए और उसको आसानी से उसको टांग सके, या फिर 3-4 पेंटिंग लेकर एक साथ इस ढंग से अरेंज करें ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे। तो इसलिए आकार जो है उनके डिमांड के अनुसार हम बनाते हैं। कुछ कुछ ऐसा आकार भी लेते हैं जिसमें हमारा पेंटिंग सुंदर लगे, इसके लिए हम लोग ये भी बनाते हैं। बड़ा बड़ा जो पेंटिंग होता है, जैसे मान लीजिए विदेश में किसी को ले जाना है और 12 फीट बाई 4 फीट का पेंटिंग है तो वो तो ले नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ही पेंटिंग, थीम एक ही रहेगा, पेंटिंग एक रहेगा, लेकिन छोटा छोटा पीस में इस ढंग से हम बनाते हैं ताकि उसको हम लोग फोल्ड करके एक ही जगह करें और उसका बिल्कुल छोटा सा है, मान लीजिए 1 फीट 2 फीट के अंदर में वो सारा पेंटिंग अट जाए और वजन सिर्फ 2 किलो वजन होगा, तो हम विदेश में भी उसको आराम से बेच सकते हैं। लेकिन जब वहाँ जा कर के वो पेंटिंग को अच्छी तरह अरेंज करके फ्रेम किया जाएगा तो उसका साइज 12 फीट बाई 4 फीट हो जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग पेंटिंग बनाते हैं ताकि वो बाहर भी ले जा सके। अंत में अशोक जी ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आपका लगभग 50 साल का सफ़र रहा इस फील्ड में, टिकुली कला के क्षेत्र में, तो आपने खुद चुनौती क्या पेश की अपने कला के स्तर पर भी, और दूसरा आज उसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं? जैसे एक हमने आपके बारे में सुना कि आपका टिकुली कला के प्रति ऐसा जज्बा था कि जिस दिन आपने बताया भी कि 20 साल नौकरी के हुए अगले दिन आपने VRS ले लिया।
तो एक तो आपका अपना जज्बा था जिसमें आपने एक तरह जुनून था जिसमें आपने इतना काम किया। अभी इतने 5 दशकों के लंबे जुड़ाव के बाद अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखती है? अभी सबसे बड़ा जो मेरे सामने चैलेंज है वो है कि हमको चाहिए गांव के एरिया में जितने भी गरीब महिला हैं जिनको आर्ट के प्रति रुचि है उनको ट्रेनिंग देना, और हम चाहते हैं कि उन लोगों को इस ढंग से हम मोटिवेट करें ताकि वो उनका रुझान जो है कला के प्रति हो। तो उस तरह का जो महिला है हम खोज कर निकाल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं और ज़्यादा हज़ारों की संख्या में मेरे पास आए। हम बहुत सारे एनजीओ से रिक्वेस्ट किए हैं कि हज़ारों की संख्या में आए। हमारा टीम तैयार है, हम लोग करीब 100 लोग ऐसे हैं, हम लोग आराम से जाकर ट्रेनिंग दे सकते हैं। अभी जैसे बिहार से बाहर जाकर के बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हम जाकर के ट्रेनिंग दिए हैं, स्कूल कॉलेज बड़ा स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग दिए हैं। अभी कल ही हम जा रहे हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रहा है स्पीक मैके का चेन्नई में, IIT चेन्नई में, वहाँ जा रहे हैं। पूरे देश भर से सारे पद्मश्री लोगों को ही वहाँ इनवाइट किया गया है और करीब देश भर से 1,500 लोग वहाँ जाकर के ट्रेनिंग लेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि वहाँ जाकर अगर ट्रेनिंग देते हैं तो 1,500 लोगों को ट्रेनिंग देंगे, 1,500 लोग इस चीज़ को जानेंगे जो पूरे देश भर से आए हैं, तो पूरे देश भर में एक साथ ये फैलेगा। तो इस तरह का जो चीज़ है हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम ट्रेनिंग दें, ऐसे लोग मेरे सामने आए जो ट्रेनिंग लेने के लिए इच्छुक है, अर्न करने के लिए इच्छुक है और हमारे देश का संस्कृति को पूरा विश्व भर में फैलाने के लिए इच्छुक है। तो ऐसा मेरा चैलेंज है कि इस तरह का लोग मेरे पास आए। हम तैयार हैं सिखाने के लिए, मेरे साथ पूरा टीम भी तैयार है इस काम को आगे बढ़ाने के साथ में। इसका जो मार्केटिंग जो सपोर्ट है ये भी हमको चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग सपोर्ट नहीं रहने से जितना भी प्रोडक्शन हम करेंगे वो कोई काम का नहीं रहेगा। मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, इसका प्राइस अच्छा होना चाहिए, कम से कम ऐसा इनकम होना चाहिए एक कारीगर का जो अपना जीवन स्तर को अच्छे ढंग से निभा सके, चला सके। तो इस ढंग का है। तो हमको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगा कि वो लोग भी इस पर ध्यान दें और समाज भी इस पर ध्यान दे। अभी तो मिल ही रहा है लेकिन और चाहिए, क्योंकि जितने कारीगर लोग हैं उस हिसाब से मेरे पास जो डिमांड आता है, और भी अगर डिमांड 10 गुना भी डिमांड आएगा तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये थे अशोक विश्वास जी जिनसे आप सुन रहे थे इनकी यात्रा के बारे में, इनकी संघर्ष भरे दिनों के बारे में, और कैसे एक टिकुली कला जो एक तरह के कहें कि गुमनामी की जगह से उसको निकाल के आज उसे राष्ट्रीय फलक पर स्थापित किया। आज टिकुली कला और अशोक विश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सृजन सफ़र में आने के लिए। आपका हम अगले एपिसोड में फिर एक ऐसे ही किसी कलाकार से आपका परिचय कराएंगे और उनके सफ़र से आपको वाकिफ